हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष सर और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ 11 सेमेस्टर 1 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके बच्चों, सबकी तैयारी तो अच्छी चली रही होगी, है ना। तो हम लोग का एक टॉपिक स्टार्ट होता है पहले बच्चों एटम से। तो व्हाट इज एटम? एवरीवन नो कि एटम क्या होता है? हमारा स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल होता है, जिसका फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किया था डाल्टन्स ने। फिर उसके बाद जब आगे का स्टडी जब चालू हुआ, जैसे जे थॉमसन, जूलियस प्लकर, ये सब जब साइंटिस्ट धीरे धीरे आगे आए तो उन्होंने देखा कि भाई एटम हम लोग बोलते थे कि इट इज इनडिविजिबल, बट इट इज फाउंड टू बी व्हाट? डिविजिबल। इसमें टोटल कितने होते हैं? 35 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसकी डिस्कवरी हुई थी। तो फर्स्ट जो है बच्चों, दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था दैट इज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था साइंटिस्ट जे थॉमसन, जूलियस प्लकर और क्रूक्स ने मिलकर किया था बच्चों। तो इसके लिए उन्होंने एक ट्यूब यूज किया था जिसका नाम था डिस्चार्ज ट्यूब, क्रूक्स ट्यूब। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट कैथोड के लिए था, इसलिए इसको हम लोग कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक कैथोड लिया, एक एनोड लिया और यहाँ पे वैक्यूम पंप लिया। इनिशियली एक्चुअली क्या हो गया था कि जैसे ही उन्होंने कनेक्शन कैथोड और एनोड पे करके जैसे ही कनेक्शन ऑन किया था, पूरा का पूरा ट्यूब ग्लो होने लगा था। तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली इसके पीछे रीजन क्या है। क्योंकि ये जो लेयर है यहाँ पे, अगर आप ट्यूब का देखोगे तो यहाँ पे पूरी जो अंदर ना एक उन्होंने लेयर भी लगाया था, यहाँ पे एक ZNS का ऐसा लेयर लगाया हुआ था। तो एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा था कि ग्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ZNS स्क्रीन जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई ऑन हो रहा था तुरंत एक ग्लो होने लग रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, वैक्यूम के हेल्प से, वैक्यूम पंप के हेल्प से धीरे धीरे क्या किया, गैस उसमें से निकालना चालू किया और प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगा। जैसे ही प्रेशर कम होने लगा तो एक समझने लगा कि भाई ग्लो यहाँ पे कैथोड की तरफ नहीं है, ग्लो क्या हो रहा है? एनोड की तरफ हो रहा है। अब एनोड के पीछे यहाँ पे ग्लो हो रहा है, मतलब देयर इज समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम द कैथोड, जिसका नाम दिया उन्होंने कैथोड रे। ठीक है, और कैथोड से अभी देखिए बच्चों, कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करके आ रहा है, तो इसके फिर चार्जेस वगैरह और भी आगे जाके उन्होंने प्रॉपर्टीज वगैरह स्टडी किया। तो क्या क्या प्रॉपर्टी स्टडी किया, तो उसको अपन देखते हैं। जैसे अभी इस ट्यूब में, यहां पे मैं एक रफली डायग्राम बना देता हूं बच्चों। तो ये ट्यूब में क्या हो रहा है, हमारे पास जो मटेरियल है, जो भी रेज है हमारे पास, वो कहां से ट्रेवल कर रहा है कि भाई यहां पे जो मैंने बनाया था कैथोड, कैथोड से ट्रेवल करके किधर पे आ रहा है? एनोड पे आ रहा है, राइट। ये मेरे पास कहां पे आ रहा है? एनोड पे आ रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल हो रहा है, तो मतलब इसका क्या रहेगा? दे हैव निगेटिव चार्ज। ये तो समझ गया कि भाई इसका चार्ज जो रहेगा वो क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाया। जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे पॉजिटिव पोल आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? निगेटिव पोल आ गया। तो इन्होंने देखा कि भाई ये रेज जो है इस डायरेक्शन में यहाँ पे जा रही है, तो नॉर्थ पोल पे ले सकते हो, यहाँ पे साउथ पोल पे ले सकते हो। इवन यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज प्लेस करके भी जब देखा तो ये रे जो है यहाँ पे डाइवर्ट हो रही है, मतलब एक श्योरिटी हो गया कि भाई इसका चार्ज जो है वो निगेटिव ही है। ओके, फिर अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बच्चों। तो यहाँ पे अगली बार क्या किया कि एक यहाँ पे एक मटेरियल उन्होंने प्लेस किया। जैसे अभी वो आप फेयर वगैरह में जाते हो ना, मेले वगैरह में देखो जाते हैं अपन, तो वहां पे क्या हो जाता है, अपन ऐसे लेते हैं, कैसा रहता है? चक्री जैसा, ऐसा गोल 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 घूमते रहता है, राइट। तो वैसे ही क्या लिया उन्होंने? स्मॉल पिन व्हील लिया, और स्मॉल पिन व्हील क्या होने लगा? रोटेट होने लगा। अब रोटेट होने लगा मतलब यहां से जो भी पार्टिकल उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है उसके पास कोई तो एनर्जी है। ऑब्वियस ही बात है, अगर एनर्जी है तो ऑब्वियस ही बात है, किसके वजह से आ रहा है बच्चों? स्पीड की वजह से आ रहा है, मूवमेंट की वजह से आ रहा है। तो कौन सी एनर्जी रहेगा? काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो क्या रहेगा हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी अगर आया तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाता है? हाफ इंटू mv स्क्वायर। मतलब इस पार्टिकल के पास क्या है, ये जो मटेरियल है इसके पास क्या है? मास है। और अगर मास है तो इसका मतलब क्या रहेगा? दे आर हैविंग विच नेचर? दे आर हैविंग पार्टिकल नेचर। तो हमको क्या पता चल गया कि भाई इसका चार्ज क्या है? निगेटिव है, इसका पार्टिकल नेचर है। फिर अगली बार क्या किया, अभी साइंटिस्ट लोग हैं तो उनको कुछ ना कुछ टाइम पास तो यहाँ पे करना ही था। तो फिर अगली बार क्या किया उन्होंने? एक इधर पे ना एक प्लेट लगाया, ठीक है, ये प्लेट लगाया। इसको भी अपन निकाल देते हैं, अभी ये वाला तो अपना पॉइंट हो चुका है ना।
यहाँ पे उन्होंने एक प्लेट ले लिया। अब प्लेट जैसे ही बच्चों ले लेते हैं यहाँ पे, तो जैसे ही यहां से रेज जब ट्रेवल करना चालू करता है, इसके ऊपर स्ट्राइक करता है, तो ये प्लेट जो है ना धीरे 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 धीरे, देखो क्या हो रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है, प्लेट बोलो रेड होते जा रहा है। रेड मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट आ रहा है। तो क्या रहेगा, दे आर प्रोड्यूसिंग विच इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट कौन सा रहेगा, दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। तो ये सब पॉइंट जब उन्होंने कंसीडर किया तो उनको समझा कि भाई कि कैथोड से और एनोड की तरफ, कभी भी हम लोग कैथोड एनोड का जब सेटअप बनाते हैं तो कोई तो एक रे जो ट्रेवल कर रही है कैथोड से एनोड की तरफ, उसका चार्ज क्या है, निगेटिव है, उसका नेचर क्या है, पार्टिकल नेचर है। देन उसके बाद इट इज प्रोड्यूसिंग व्हाट, हीटिंग इफेक्ट। और अभी हम लोगों ने एक और चीज देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या होता है, डिफ्लेक्शन वहां पे ऑब्जर्व हुआ था। ओके, फिर फर्दर जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि भाई इस इलेक्ट्रॉन, इसको उन्होंने नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन, जिसका चार्ज क्या होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁹, जिसका रिलेटिव चार्ज हम लोग जो लिखते हैं ना -1 लिखते हैं, तो एक्चुअली उसकी वैल्यू क्या होती है 1.6022 इंटू 10⁻⁹। और आगे जब स्टडी किया तो उसका मास मिला उनको 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ओके, अब यहां पे देखिए बच्चों कि जब वो लोग एनोड, यहां पे कैथोड रे का जब स्टडी कर रहे थे तो उसी वक्त क्या हो गया, ये जो सेटअप था कि जब इधर से मेरे पास जब मेरा कैथोड वाला जो यहां पे सेटअप है, यहां पे भी एनोड वाला है, तो जब वो लोग इलेक्ट्रिक यहां से जैसे ही पार्टिकल यहां पे ट्रेवल कर रहा था, तो ये तो हमको समझ में आया कि भाई एक मिनट, कि देयर इज समथिंग विच इज ट्रेवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने जब नोटिस किया तो उनको क्या समझ में आया कि भाई यहां पे भी कुछ तो ग्लो हो रहा है, यहां पे भी कुछ तो ग्लो हो रहा है। लेकिन एक्चुअली रे तो ट्रेवल कर रही है कहां से, अपना कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही है। तो मतलब उनको बाद में समझा कि भाई जैसे कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करता है, तो देयर इज ऑल्सो समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम द एनोड। तो उसका नाम बाद में उन्होंने दे दिया एनोड रे। लेकिन प्रॉब्लम क्या था बच्चों की, जैसे भी कैथोड रे, कैथोड हमारे कैथोड से क्या निकलता है, कैथोड रे निकलता है, जरूरी नहीं है कि हमारा एनोड से भी एनोड रे निकले। तो फिर बाद में उसका पॉइंट ऑफ डिस्कशन हुआ कि भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि इसको थोड़ा सेटअप में चेंजेस किया। सेटअप में क्या किया, थोड़ा चेंजेस किया। सेटअप में क्या कर दिया चेंजेस बच्चों, कि यहां पे जैसे भी ये मेरे पास सेटअप है अच्छा सा, तो जो मेरे पास यहाँ पे एनोड तो चलो सॉर्टेड था यार, लेकिन यहाँ पे जो कैथोड यूज किया ना, उन्होंने कैथोड क्या यूज कर लिया, परफोरेटेड यूज कर लिया। परफोरेटेड मतलब ऐसे छोटे 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 इसमें क्या थे, होल्स थे। ठीक है, तो मतलब यहां पे कुछ तो ग्लो हो रहा है, मतलब यहां से कोई चीज तो आ रहा है। तो उन्होंने पहले क्या समझ के रखा था कि वो एनोड रे है, बट एक्चुअली क्या था बच्चों की, जैसे अभी आप कोई एटम लेते हो, ठीक है, मान लीजिए मैं अगर हाइड्रोजन लेता हूं, ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है उसका, न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस के अराउंड क्या रहता है बच्चों, अपने पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है ना, एक क्या रहता है अपने पास, इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जैसे ही यहां से जब कैथोड से एनर्जी जब ट्रांसफर होती थी, तो यहां से क्या हो गया कि जैसे भी मैं इसको दिखा देता हूं इस कलर से, तो यहां से समझो कुछ एनर्जी आई और इसको स्ट्राइक की। अब स्ट्राइक की तो क्या हो गया कि भाई इलेक्ट्रॉन तो निकल गया मेरा। अब इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इसका चार्ज क्या है, निगेटिव है, तो ये किधर पे जा रहा है, एनोड की तरफ जा रहा है ना, क्योंकि कहां से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन। कैथोड को मेरे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, और एनोड को चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। इसलिए इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहा है मेरा, एनोड की तरफ जा रहा है। लेकिन बच्चों जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन निकला, यहां पे पॉजिटिव चार्ज भी तो बचा ना, और पॉजिटिव चार्ज थोड़ी ना ऐसा नाराज होकर बैठ जाएगा कि नहीं भाई मैं कहीं नहीं जाऊंगा, राइट। तो वो क्या करेगा कि भाई पॉजिटिव चार्ज तो किधर पे जाना चाहिए, निगेटिव की तरफ जाना चाहिए। तो यहां से जो पॉजिटिव चार्ज जितने भी बनेंगे वो सब कहां पे ट्रेवल कर लेंगे, कैथोड की तरफ। बट
द क्वेश्चन इज कि लाइक कैथोड रे इज गेटिंग प्रोड्यूस फ्रॉम द कैथोड, क्या एनोड भी मेरा एनोड रे से प्रोड्यूस, मतलब एनोड रे भी क्या एनोड से प्रोड्यूस होता है? नहीं। ये चीज ध्यान में रखना रहेगा कि कैथोड से जो रहता है मेरे पास कैथोड रे प्रोड्यूस होता है, बट एनोड रेज आर नॉट गेटिंग प्रोड्यूस फ्रॉम द एनोड, बट दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड व्हेन द एनर्जी इज स्ट्राइकिंग द एटम। इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाता है मेरा कैथोड की तरफ, और जो भी पॉजिटिव चार्ज बनता है वो वापस आ जाता है एनोड की, सॉरी, इलेक्ट्रॉन चले जाता है एनोड की तरफ, और जो भी पॉजिटिव चार्ज बनता है वो किधर पे आ जाता है? मेरे कैथोड की तरफ आ जाता है। तो फिर वैसे भी हमने को इतना ज्यादा नहीं डिटेल में जाना है, हमें बस ये सब चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो प्रोटॉन को क्या हो जाएगा? अपन सिंबल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब प्रोटॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन हो गया, इन दोनों के चार्ज क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो हम लोग तो वैसे दिखाते हैं माइनस और प्लस दिखाते हैं, बट एक्चुअल वैल्यू अगर बोलोगे तो प्रोटॉन का भी वैल्यू कितना रहेगा? 1.6022 इंटू 10 टू माइनस 19, और अगर मास देखते हो तो आ जाता है 1.6726 इंटू 10 टू माइनस 27। और यहां पे अगर हम लोग न्यूट्रॉन का बात करते हैं तो न्यूट्रॉन का है थोड़ा सा वेट न्यूट्रॉन का जो होता है प्रोटॉन से ज्यादा होता है। तो आपको इसमें क्या क्या ध्यान में रखना रहेगा? तो इनकी वैल्यूज याद रखना है। फिर इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? तो इसको डिस्कवर किया जे थॉमसन। भाई प्रैक्टिकल में तो बहुत जन ने हेल्प किया था, जूलियस प्लकर ने किया था, फिर उसके बाद क्रूक्स ने किया था। इवन आपको जान के एक हैरानी होगा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी तो जे थॉमसन ने किया था, बट उसका नाम किसने दिया था इलेक्ट्रॉन? कमेंट कर देना, बट उसका नाम दिया था स्टोनी ने। ओके, तो स्टोनी ने उसका नाम दिया था। और इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया था? ई गोल्डस्टेन। और अगर हम लोग बात करते हैं न्यूट्रॉन का, और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था? चैडविक ने किया था। ओके, तो यहां तक हमारा एक पार्ट डिस्कशन यहां पे कंप्लीट हो गया। तो अपने को पता होना चाहिए भाई, बेसिकली अपने 11th में इतना ज्यादा नहीं है, तो डिस्कवरी में आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया है? जे थॉमसन ने किया है। उसका चार्ज क्या है? माइनस है, बट एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है? माइनस 1.6022 इंटू 10 टू माइनस 19 कूलम। उसका मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, वैसे ही प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया है? तो ई गोल्डस्टन ने किया है। उसका चार्ज एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होता है, तो प्लस में रहेगा, प्लस 1.6022 इंटू 10 टू माइनस 19। अभी मत करना भैया कि यहां पे सर प्लस किया तो पावर पे भी प्लस कर दिया, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद अपना मास जो रहेगा वो क्या रहेगा? 1.6726 इंटू 10 टू माइनस 27 किलोग्राम में। और सेम वे न्यूट्रॉन का मास। इवन अगर आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास कवर कंसीडर करते हो तो आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इट इज 1/1840 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन से 1/1840 टाइम्स क्या होता है? हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहां तक क्लियर है सबको? यस, चलिए अब आ जाते हैं आगे। फिर इनकी डिस्कवरी वगैरह तो हो गई, अब इनका लोकेशन पता करना था। तो फिर साइंटिस्ट लोग ने सोचा है कि यार अभी चल भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो पता चल गया। न्यूट्रॉन भी एक्चुअली लेट पता चला था, मेनली पहले पता चला था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो अब क्या हो गया? जे थॉमसन ने तो डिस्कवरी कर दिया था इलेक्ट्रॉन का, ई गोल्डस्टन ने डिस्कवरी कर दिया था प्रोटॉन का। ठीक है, अब बात आती है कि इनका लोकेशन क्या रहेगा। तो उसके वजह से स्टडी और आगे होने की चालू हुआ। तो वहां पे हमारे पास आता है जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। अब इसमें क्या हो गया बच्चों कि जे थॉमसन ने जो है, जे थॉमसन ने एटम के बारे में स्टडी करना चालू किया। तो फिर भाई साहब ऐसे घूमते 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 गए वाटरमेलन वाली के पास। तो उसने वाटरमेलन दिया, बोला हेलो फ्रेंड्स वाटरमेलन खा लो। फिर उसने वाटरमेलन को नोटिस किया। तो आप वाटरमेलन को देखा है सबने, है ना? वाटरमेलन कैसा दिखता है? रेड पार्ट दिखता है, और उसके अंदर ऐसे ब्लैक ब्लैक क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। ठीक है, अभी तो भाई चाइनीज वाला आ गया, तो ब्लू कलर का भी आता है, ग्रीन कलर का भी आता है, मतलब कलरफुल हो गया, हर चीज में भी आ गया है। लेकिन आइडियली क्या होता है? रेड पार्ट होता है, उसमें ब्लैक ब्लैक कलर के क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। फिर उसके बाद वो घर पे गए तो उनकी वाइफ ने बनाया था प्लम पुडिंग केक।
प्लम पुडिंग केक मतलब क्या होता है, वो सस्ता वाला केक, आयंगर बेकरी वाला, है ना। तो वहां पे क्या रहता है, अपने पास केक रहता है और उसके अंदर क्या रहता है, ऐसा ऐसा पुडिंग रहता है ना। सबसे गरीबी वाला केक वही है ना, पुडिंग वाला आ जाता है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, उसकी बच्ची जो थी उसी वक्त क्या कर रही थी, चोको चिप्स आइसक्रीम खा रही थी। आइसक्रीम के ऊपर ऐसे चोको चिप्स ऐसे गिरे हुए थे। फिर उसने सोचा है कि यार जितनी भी चीज देख रहा हूं, मतलब देयर इज समथिंग सिमिलरिटी। जैसे भी वाटरमेलन देखते हो तो क्या रहता है, आपका रेड पार्ट रहता है, उसमें ब्लैक ब्लैक सीड्स रहता है, ठीक है। प्लम पुडिंग केक में थोड़ा सा केक रवा केक रहता है सस्ता वाला, लेकिन थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए उसके ऊपर क्या कहते हैं, पुडिंग डाल देना, इधर काजू टाका, कुछ तो ऐसा रहता है ना। तो ओके, फिर उसमें क्या हो जाता है, या फिर रेजिन्स डाल देते हैं, कुछ नहीं सस्ता तो मनुक्का डाल दिया अपन ने, तो थोड़ा लगेगा कि हाँ भाई थोड़ा सा मेरे में 2 मनुक्का है, अच्छा लगा। तो ये सब लेके उन्होंने जो मॉडल बनाया, तो उसको अपन बोलते हैं जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। जैसे भी इसको देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ग्रीन ऐसा ले लेते हैं, ये देखो दिख ही नहीं रहा, इतना ग्रीन हो गया है ना। तो अपन थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं, तो ये हो गया अपना कलिंगड कलिंगड कलिंगड। अब इसके अंदर जो रहेगा, नहीं भर रहा है, कोई बात नहीं, कभी कभी नहीं भी भरता है उसमें। तो यहां से क्या करेंगे अपन, ब्लैक कलर ग्रीन कलर हो गया, ग्रीन कलर के अंदर क्या कर लेंगे हम लोग, ऐसा रेड कलर ले लेंगे, ठीक है। मस्त देखो ऐसा कलिंगड हो गया। अब उसके अंदर आ गया आहा टमाटर, बड़े मजेदार वाला, राइट। तो अब देखो बच्चों, इसमें जो रहेगा अभी, लेकिन ये भाई ध्यान रखना है कि ये क्या है, कलिंगड, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या आ गया आपके पास, ऐसे ब्लैक सीड्स वगैरह ऐसे आ गए, जिसको हम लोग बोलते हैं जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, जहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज जो है, ये जो हमारे पास रेड पार्ट है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये जो ब्लैक वाला पार्ट रहता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज, राइट एवरीवन। तो ये चीज अपने को यहां पे ध्यान में रखना रहेगा। तो इसका भाई साहब ने ऐसे कुछ दे दिया था। तो इनके मॉडल का नाम क्या था हमारे पास, वाटरमेलन मॉडल, गलती से मेलोनी मत ले लेना, वाटरमेलन मॉडल रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रहेगा अपने पास, प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर रेजिन पुडिंग मॉडल ले सकते हो, या फिर रेजिन की जगह पे हम ले सकते हैं चोको चिप्स मॉडल, मॉडल ऑफ एन। लेकिन प्रॉब्लम क्या था बच्चों की, इन्होंने मॉडल तो दे दिया, सबने एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है ना। जैसे अभी क्या था, जे थॉमसन पुराना साइंटिस्ट था, तो इसने जो बोला वो क्या बोला, सही बोला रहेगा, ऐसा सबने मान लिया। लेकिन बाद में इनका, जब तक जिंदा थे तब तक तो कोई बोला नहीं, जैसे ही गए तो तुरंत उनका स्टूडेंट था रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड ने क्या किया, चैलेंज किया, बोला कि नहीं सर ने मतलब जो भी बोला अच्छा बोला, बट गलत बोला। एक्चुअली मॉडल ऑफ एटम ऐसा नहीं है, ये प्योरली हाइपोथेटिकल है, इसका कुछ भी प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है। वो कौन था इनका, रुदरफोर्ड, इनका ही स्टूडेंट था। ऑब्वियसली बात है, पहले कैसे होता है, जैसे भी अभी भी आज जाओगे तो जो बड़े साइंटिस्ट रहते हैं उसके नीचे जूनियर साइंटिस्ट जो रिसर्च प्रैक्टिस करते रहते हैं, फिर उनके नीचे ऐसे प्रैक्टिस करते रहते हैं, बाद में वो सीनियर बनते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। तो अब देखो बच्चों, इसके बाद जे थॉमसन मॉडल क्या हो गया हमारा, फेल हो गया, क्योंकि ये क्या था, हाइपोथेटिकल था। तो फिर आ जाता है हमारे पास रुदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। लेकिन रुदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी के पहले मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी, 2 जन थे ना, जिन्होंने रेडियो एक्टिव मटेरियल के ऊपर स्टडी करना चालू किया था। तो फिर उन्होंने डिस्कवर किया कि जैसे हमारे पास मटेरियल नॉर्मल तो होते हैं, लेकिन बहुत सारे मटेरियल होते हैं जो रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं, जिसमें से रेज निकलता है, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, है ना। अब इतना तो अपने को पता है कि भाई अल्फा का जो चार्ज रहता है उसका चार्ज क्या रहता है, पॉजिटिव। बीटा का चार्ज जो रहता है वो क्या रहता है, निगेटिव रहता है। अल्फा जो होता है हीलियम के बराबर होता है। तो ये सब उन्होंने स्टडी किया था। तो उसी वक्त रुदरफोर्ड ने क्या किया कि भाई बोला कि सर का जो मॉडल था ना, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम जो था, वो क्या था, प्योरली हाइपोथेटिकल था, उसका कुछ भी प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था, ठीक है। तो फिर सब लोगों ने बोला कि ठीक है, अगर प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था तो तू उसको प्रूव करके दिखा भाई,
तू प्रूव करके दिखा। तो अब इसने क्या किया, अपना एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा लेड का एक कैविटी यूज किया और यहां पे एक लेड का ही प्लेट लगा दिया, ऐसा यहां से थिन स्लिट, उसमें से लाइट पास होने के लिए या फिर रेज पास होने के लिए। फिर यहां से ऐसा कुछ ले लिया था। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया था, एक थिन गोल्ड फॉइल लिया था। अपन थोड़ा सा अंडर बजट के हिसाब से ऐसा बना लेंगे, यहां से ले लेते हैं शेप। एक सेकंड, गोल्डन कलर कुछ दिख नहीं रहा है, चलो ये ले लेते हैं। हाँ ठीक है, यही वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पे तो इन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ऐसा ले लिया, थिन गोल्ड फॉइल ले लिया। इसके अराउंड जो है एक कॉइल बना लिया था। ठीक है, यहां से नहीं मिलेगा तो अपन ऐसा ले लेते हैं। तो इसके अराउंड क्या किया, एक कॉइल ले लिया ऐसा। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ा भी रहेगा ना अपन ने, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जिसको अपन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे गोल्ड फॉइल ले लिया और यहाँ पे कॉइल ले लिया। अब कॉइल के अराउंड जो है बच्चों, इधर पे उन्होंने क्या किया, ZNS का स्क्रीन लगाया। ZNS के अंदर क्या होता है ना बच्चों, केमी ल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी होता है। केमी ल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर कुछ भी स्ट्राइक करेगा तो ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट अपने को दिखते वक्त तो अपन ऐसे कर रहे हैं ना, लेकिन एक्चुअली ये सब जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, सब एक्सपेरिमेंट डार्क रूम में परफॉर्म किए जाते हैं। पूरा अंधेरा रहता है, एकदम हल्की सी रोशनी रहेगी जिसमें थोड़ा बहुत कुछ दिखता रहे, उतना ही रहता है, इतना डार्कनेस रहता है वहां पे। क्लियर एवरीवन। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने पूरा सेटअप किया, तो अब मेन क्वेश्चन होता है कि गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज किया, है ना। तो गोल्ड फॉइल में आपको पता है कि भाई रिएक्टिविटी का अगर आप सीरीज देखते हो तो अपना क्या आता है, कैसे बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में आता है ना, पोटेशियम, सोडियम, है कि नहीं। कटरीना ने कार मांगा, ऑल्टोजेन, फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर, ऑडी प्लेट करके बोलते थे, याद है। 10th में अपन ऐसे याद करते थे। तो वहां पे क्या हो जाता है, हमारे पास गोल्ड एंड में आता है ना, ऑडी प्लेट। ऑडी प्लेट मतलब क्या हो जाता है, आपका गोल्ड हो गया और फिर प्लेटिनम आ गया। प्लेटिनम थोड़ा सा महंगा पड़ेगा तो बोल सकते हो, तो इसलिए गोल्ड जो है उन्होंने यूज करना चालू किया। और गोल्ड जो है उसके पीछे रीजन क्या था कि दे आर नोबल मेटल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन रिएक्टिव मेटल बोलते हैं। और दूसरा इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्या कि भाई दे आर मेलिएबल इन नेचर, मतलब जितना चाहिए उतना पतला अपन उसका शीट बना सकते हैं। ठीक है। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या पाया कि जब यहाँ पे अल्फा रेज पार्टिकल पास करते हैं, तो अल्फा रेज पार्टिकल जब यहां से पास किया तो व्हाट ही ऑब्टेन, तो देखा भाई कि बहुत सारी रेज जो थी यहां से, मैक्सिमम रेज जो है ना ऐसा इसमें से पास थ्रू हो जाता है। ऐसा क्या रहेगा, मैक्सिमम रेज जो रहेगा यहां से क्या हो रहा है, आपका पास थ्रू हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से वेरी फ्यू आर गेटिंग डिफ्लेक्टेड एट अ सर्टेन एंगल, तो ऐसा कुछ डिफ्लेक्शन वगैरह ऐसा आया। ठीक है। तो ऐसा कोई डिफ्लेक्शन आया और बहुत ही कम रेज जो थी जिनका डिफ्लेक्शन हुआ था एट 180 डिग्री। थोड़ा सा ऐसा दिखाने के लिए मैं ऐसा अलग सा ले लेता हूं। ठीक है। तो ये सब चीजें उन्होंने ऑब्जर्व किया था। अगर आप इसको ऐसे नॉर्मल में एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो जैसे गांव में नहीं जाते, जब हम लोग खेत वगैरह रहता है, देखो वहां पे फेंसिंग पूरा किया रहता है ना। अब खेत में पूरा ऐसा फेंसिंग किया रहता है तो कभी कभी बच्चे क्या होते हैं टाइम पास के लिए, अभी तो बच्चे सब मोबाइल में खेलते हैं, बट पहले क्या होता था टाइम पास के लिए, चल इसमें से पत्थर मार के देखते हैं पास होता है कि नहीं होता। तो अब जब उसपे से पत्थर मारोगे तो क्या होता है, अभी फेंसिंग में बहुत सारे स्पेस है, तो क्या रहता है मैक्सिमम टाइम क्या हो जाएगा कि आपका स्टोन उसमें से क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। बट देयर आर चांसेस कि स्टोन जो रहेगा वहां से स्ट्राइक होगा और फिर वो ऊपर नीचे ऐसा इधर उधर कहीं ना कहीं क्या करेगा, डिफ्लेक्शन देगा। ठीक है। अब उसमें क्या रहता है, बहुत ही कम चांसेस रहेगा कि वो स्टोन ऐसा स्ट्राइक करके 180 डिग्री पे ही क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, है ना। अभी कैसा आपने समझ, देखो अभी आप फेंकते हो ऐसा पत्थर तो क्या चांसेस है, मैक्सिमम तो पास हो जाएगा। कुछ कुछ पत्थर उस पे से स्ट्राइक करेगा जो ऊपर नीचे यहां वहां कहीं से भी जाएगा। ऑल ऑफ गेटिंग माय पॉइंट। और बहुत कम चांसेस जो कि रहेगा 180 डिग्री पे अपना रिफ्लेक्शन दे देगा। ऑल ऑफ गेटिंग माय पॉइंट। तो अब इसके बेसिस पे इन्होंने बताया कि भाई एटम जो होता है, एटम का एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या होता है कि देयर इज न्यूक्लियस एट द सेंटर,
और न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मेरा ऐसा कंटिन्यूअस सर्कल में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया था कि भाई मैक्सिमम रेज आर गेटिंग पासिंग थ्रू इट, वेरी फ्यू आर गेटिंग डिफ्लेक्टेड एट अ सर्टेन एंगल। अब बहुत ही कम डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो अब डिफ्लेक्शन हो रहा है तो आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल को चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब मतलब डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस में भी कोई तो चीज है जो कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है ना, क्योंकि आपको पता है इक्वल साइन रिपेल ईच अदर। तो अब न्यूक्लियस में से भी कोई भी चीज है जो तो उसको रिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब कि न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है, क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन का डिस्कवरी हो चुका है। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब अगर मेरा यहां से न्यूक्लियस में से डिफ्लेक्शन हो रहा है तो मतलब न्यूक्लियस में कोई तो चीज है जो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। तो इसके बेसिस पे बताया उन्होंने कि देयर इज न्यूक्लियस व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन जो है इसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होता है इन द सर्कुलर पाथ। वो भी क्या होता है, कंटिन्यूअस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होता है। ठीक है, तो ये बेसिस पे उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया था। अगर इसको देखते हो तो ये किससे मैच होता है, आपका सोलार सिस्टम से, प्लेनेटरी मॉडल है ना। वहां पे क्या रहता है, सन के अराउंड क्या होता है, प्लूटो, ये सब चीजें क्या होता है उसके अराउंड क्या होते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं, इसलिए रोटेट होते रहते हैं, इसलिए इसका भी नाम क्या बोल दिया उन्होंने, प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम। कल को बोल दिया प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम किसने दिया, तो आपको पता होना चाहिए भाई ये रुदरफोर्ड ने दिया। लेकिन बाद में इनका लिमिटेशंस क्या निकला कि भाई चलो ठीक है, आप बोल रहे हो कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन अगर किसी के अराउंड क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली ऐसे रिवॉल्व होते रहेगा, तो अब उसकी एनर्जी भी लूज होगी कि नहीं लूज होगी, है ना। अभी आप ही हो ऐसे दौड़ रहे हो तो एनर्जी कम होगा कि नहीं कम होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन भी जब रिवॉल्व हो तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे वो कंटिन्यूअस मोशन में है, तो एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। अब एनर्जी लूज करेगा तो यहां पे क्या होते जाएगा भाई, ठीक है, ज्यादा खतरनाक रबड़ ले लिया था। तो यहां से क्या रहेगा, ऐसे इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, अल्टीमेटली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो इसके हिसाब से क्या हो गया कि जो भी एटम होता है वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। मतलब इन्होंने कोशिश तो किया कि एटम क्या होता है, देयर इज न्यूक्लियस एट द सेंटर, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है इन अ कंटिन्यूअस सर्कुलर पाथ। लेकिन बाद में क्या ड्रॉबैक निकल गया कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस मूवमेंट में है, तो अगर कंटिन्यूअस मूवमेंट में है तो कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट करेगा, और अगर एनर्जी इमिट करेगा तो अल्टीमेटली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अब जब न्यूक्लियस में गिरेगा तो मतलब मेरा तो एटम स्टेबल ही नहीं हुआ ना। लेकिन एक्चुअली तो एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। अभी नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि भाई मार्केट से तुमने आईफोन लेकर आए, घर पे आ गए पाउडर। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एटम क्या होता है आपका, स्टेबल होता है। ये अनस्टेबल दिखा रहा है, तो इसकी थ्योरी फिर एक फेलियर निकला। फिर दूसरा क्या बोला अभी मैंने कि एनर्जी कंटिन्यूअस इमिशन होते रहता है, तो एनर्जी कंटिन्यूअसली निकलना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जब ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, तो उन्होंने पाया कि एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं निकलता है, वो क्या निकलता है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में निकलते रहता है, जिसको बाद में रेक्टिफाई किया इनके स्टूडेंट ने, जिसको हम लोग बोलते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बोहर्स को पहले कर लेते हैं, फिर हम लोग और भी पॉइंट्स करेंगे इसमें। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाता है, फिर इसके बाद टेक्स्ट बुक में थोड़ा फ्लो अलग दिया है, लेकिन अपन मॉडल एक साथ में अपन कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया, पहला डिस्कवरी हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, जे.जे. थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, फिर रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम हो गया, राइट। तो अब इसके बाद जो सबसे बेस्ट जो सोल्यूशन दिया था ना, वो किसने दिया था, बोहर्स ने दिया था। और बोहर्स के काफी पॉइंट हद तक सही थी, और आज भी हम लोग उसको ही फॉलो करते हैं। तो इनका जो प्रॉब्लम था कि इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूअस मोशन में रहेगा तो अल्टीमेटली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ये प्रॉब्लम बोहर्स ने सॉल्व किया था। तो बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम में क्या बोल दिया उसने, मॉडल थोड़ा ऊपर चला गया था, मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम में क्या हो जाता है बच्चों कि देयर इज न्यूक्लियस एट द सेंटर, ठीक है, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, नॉट इन अ कंटिन्यूअस सर्कुलर पाथ बट इन अ कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ। ठीक है,
तो ये उसने दिया था, तो यहां पे उसका पहला पॉइंट क्या बोल दिया था कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, around the nucleus in concentric circular path known as stationary orbit. इसको क्या बोलते हैं अपन? स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। क्लियर है? फिर इसके बाद यहां पे ये जो ऑर्बिट्स थे इसका उन्होंने नंबरिंग और नेमिंग भी दिया था, तो आपको याद रहेगा बच्चों कि इसको अपन क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं, शेल वगैरह बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या रहेगा? तो ये भी यहां पे पार्थ हो गया था, ये पाथ रास्ता दिखाओ हो गया था। ठीक है, तो यहां पे क्या रहेगा? पाथ रहेगा। ओके ओके, तो क्या रहेगा? कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ नोन एज व्हाट? स्टेशनरी ऑर्बिट। तो अब अच्छा बच्चों, अब यहां पे देखो कि ये जो ऑर्बिट थे इसको नंबरिंग क्या करके रख देंगे अपन? तो इसको नंबरिंग दिया था उन्होंने 1 2 3 4, है ना? एंड दे आर गिवन बाय द लेटर्स व्हाट? K L M N, राइट? तो यहां पे अपने को पता है क्या? द ऑर्बिट्स आर numbered as n equals to 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, एंड लेटर अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे लेटर क्या आ जाएगा? K L M N डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एट द सेम टाइम इन्होंने ये भी दिया था कि भाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला, given by the formula, क्या फॉर्मूला था? यस, 2n स्क्वायर, है ना? इसको क्या दिया था? 2n स्क्वायर। 10 में भी आपने इसको पढ़ा रहेगा। यहां पे क्या हो गया बच्चे? शेल, फिर यहां पे आ गया शेल नंबर जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पे क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे हो जाएगा K L M N, नंबर 1 2 3 4। ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 स्क्वायर 2, 2 इंटू 2 स्क्वायर 8, 2 इंटू 3 स्क्वायर 18, 2 इंटू 4 स्क्वायर 32, और नेक्स्ट क्या आ जाता है अपना? 50 आ जाता है। क्लियर बच्चों? तो ऐसे अपने को ध्यान में यहाँ पे रखना रहेगा। तो देखिए 3 पॉइंट एकदम क्लियर हो गया आपको। बोहर्स मोस्टली एग्जाम में जो रहता है ना, बोहर्स एटॉमिक मॉडल और रुदरफ्ट एटॉमिक मॉडल ही पूछता है। ठीक है, इसके बाद इसने वो भी क्वेश्चन सॉल्व किया था जो मैंने बोला था ना कि इफ द इलेक्ट्रॉन इज इन कंटिन्यूअस मोशन इट शुड लूज एनर्जी, लेकिन ऑब्जर्व क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस हुआ था। तो इसमें भी देखो बच्चों, तो अगर आप देखते हो कि यहां से जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है ना? जैसे भी आप लोग कैसे रहते हैं? अपने एरिया में रहते हो तो एकदम शरीफ सराफत, माझा मुलगा माझी मुली असं करू शकत नाही, पण नंतर ते काय काय करते कोणाला करते का, है ना? तो जैसे दूर दूर जाते हैं तो वहां पे कैसा होता है? फिर अपन फ्री हो जाते हैं ना, मतलब अपने को कोई टेंशन नहीं रहता, तो हम लोग फ्रीली मस्ती मजाक जो भी अपना चल सकता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब देखो यहां पे क्या हो जाता है? नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, ये वाला हो गया थर्ड। हाँ, तो यहां पे अपन लिख लेते हैं as long as, या ये वाला हम पर लिखते हैं when the electron goes away from the nucleus, away from the nucleus, its energy increases. When electron goes away from the nucleus its energy increases. ठीक है, इवन अगर आप जब आगे जाके एनर्जी का इसका फॉर्मूला वगैरह देखते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? निगेटिव में ही होती है। एट इनफाइनाइट डिस्टेंस जब जाता है तब जाके उसकी एनर्जी क्या होती है? 0 होती है। फिर उसके बाद पॉजिटिव होगा, बहुत ही दूर जाएगा तब जाके उसका 0 होने वाला है।
अदरवाइज इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी भी क्या होती है, निगेटिव में ही कंसिडरेशन होती है। तो अगर याद रहेगा तो 15-20 मिनट पहले मैंने वैल्यू भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6022 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो कूलम को बाद में जूल में कन्वर्ट करोगे तो भी वैल्यू तो निगेटिव ही रहने वाली है। ओके, फिर उसके बाद सर वो वाला भी पॉइंट बता दो जरा कि एनर्जी वाला। तो देखो, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने शेल में रहेगा, लोअर शेल में रहेगा या फिर अपने घर में रहेगा, तब तक इट इज नाइदर गोइंग टू लूज एनर्जी नॉर गोइंग टू गेन एनर्जी। लेकिन आपको पता है कि भाई फर्स्ट पे एनर्जी कम है, सेकंड पे ज्यादा है, सेकंड पे कम है, थर्ड पे उससे भी ज्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को मेरे 1 से सेकंड पे जाना है तो वहां पे एनर्जी गैप ज्यादा है। अब एनर्जी गैप ज्यादा है तो उसको क्या लेके जाना पड़ेगा, उतना एनर्जी क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ना, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ना। जैसे भी कोई फंक्शन है और फंक्शन पे दे दिया भाई कि इसका एंट्री है 500 रुपया, आपके पास 0 रुपीज है, तो क्या आप उस फंक्शन को अटेंड कर पाओगे, नहीं ना, वहां पे पैसे का डिफरेंस है। वैसे ही यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस है। अब अगर उसमें आपको जाने का है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 500 रुपया तो लेना पड़ेगा। 500 रुपया लेना पड़ेगा मतलब क्या किया आपने, 500 रुपया एब्जॉर्ब किया। और जब आओगे तो थोड़ी ना बोलोगे ना मला फंक्शन ना आवडला, माझे 500 परत दे, ऐसा है क्या, नहीं ना। फंक्शन पसंद आया ना पसंद आया आपको, लेकिन वापस जब आओगे तो आपको 500 खर्चा करके ही आना है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने शेल में जब तक रहेगा तब तक उसको एनर्जी न तो लूज करने की जरूरत है न तो गेन करने की जरूरत है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन वापस आएगा या फिर जंप करेगा, जब जंप करेगा तो इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड व्हाइल कमिंग बैक इट इज गोइंग टू रिलीज द एनर्जी। इसीलिए यहां पे डिसकंटिन्यूअस मिला था। मैंने पिछली बार बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली, अगर रुदरफोर्ड की थ्योरी फेल हो रही है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली ऐसे घूमते घूमते न्यूक्लियस में फॉल होना चाहिए। तो फॉल अगर हो रहा है तो एनर्जी भी क्या होना चाहिए था, कंटिन्यूअस निकलना चाहिए था, लेकिन क्या निकलता है, डिसकंटिन्यूअस। तो उस प्रॉब्लम को भी इन्होंने सॉल्व किया था। ठीक है, तो इसका पॉइंट क्या हो गया भाई साहब का, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन इज इन इट्स ओन शेल, is in its own shell, it is neither going to lose energy nor going to gain energy। ठीक है, देन इसके बाद यहां पे बोल सकते हो कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, it absorb energy and when it jump from या when it come back to, jump से अच्छा रहेगा come back to, क्योंकि ऊपर तो एक बार जंप कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरा वाला बोलेगा मैं नीचे जाता हूं, ऐसा नहीं पॉसिबल। नीचे वाला एक बार ऊपर जंप करेगा वापस से अपने स्टेट पे आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ऊपर वाला नीचे आ सकता है, समझा। तो when it come back to ground state, it loses same amount of energy। Okay, so here we completed the discovery of electron, proton, neutron and atomic model of an atom। Thank you। हेलो एवरीवन, तो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज एटॉमिक नंबर क्या होता है, हम लोग डिस्कशन करेंगे। नंबर, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, कैसे एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, देन आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कैसे होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा पार्ट है बच्चों,
बट यस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसका भी नॉलेज होना जरूरी है और इसके ऊपर एमसीक्यूज भी पूछते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछते हैं। ओके तो अब बात आती है एटॉमिक नंबर का। तो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर Z से। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाता है, तो इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। या फिर अगर आप इसका डिटेल में डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। या फिर प्रोटॉन के टर्म में अगर बोलना चाहोगे तो इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। क्लियर है, एटॉमिक नंबर हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास एटॉमिक मास नंबर, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। एटॉमिक मास नंबर किससे रहेगा, ए से। तो ये रहेगा हमारे पास इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ओके, अच्छा इसी चीज को बच्चों जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियॉन्स। तो कल को आपको पूछ दिया न्यूक्लियॉन्स क्या, इसके कोई भी एटम के न्यूक्लियॉन्स क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है। तो दोनों का एडिशन जो रहता है उसको अपन न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब आता है हमारे पास एटम का रिप्रेजेंटेशन। तो किसी भी एटम को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो बच्चों, तो ऐसे सपोज है मेरा एटम कोई एक्स है, तो यहां पे एटॉमिक मास नंबर, इधर पे एटॉमिक नंबर लिख सकते हो, और आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहां पे ए और यहां पे जेड, मतलब कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दीज आर वेरियस वे, बट मोस्टली बच्चों ये वाला दोनों हम लोग प्रीफर करते हैं। ठीक है, जैसे अभी यहां पे अगर मुझे कैल्शियम रिप्रेजेंट करना है, तो कैल्शियम क्या हो जाएगा, कैल्शियम यहां पे 40, यहां पे 20। तो यहां पे सिंपल सा है, क्लियरली समझ में आ जाता है कि भाई ये मेरा रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास नंबर और ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ बच्चों अपने को एक और चीज पता होना चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने क्या बोला कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, या फिर इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। और एटॉमिक मास नंबर क्या बोला मैंने, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब अगर देखूंगा तो एटॉमिक मास नंबर इज द समेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड एटॉमिक नंबर इज व्हाट, प्रोटॉन का नंबर्स। तो सिंपल सा है, अगर मुझे किसी भी एटम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक मास नंबर में से अगर मैंने एटॉमिक नंबर निकाल दिया तो मुझे मिल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। राइट, तो अब देखो बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला हो जाएगा A माइनस जेड। ठीक है, जैसे हम लोग यहां पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अभी देखिए आपने ले लिया सोडियम 23, 11, फिर ले लिया कार्बन यहां पे 12 और यहां पे 6 ले लिया, फिर यहां पे ऑक्सीजन ले लिया 8 और 16 ले लिया। राइट, तो अब देखो बच्चों यहां पे अगर मैं लिखना चाहूंगा जैसे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो देखो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा इसका 11, इसका 6, इसका आ जाएगा 8। क्लियर बच्चों, एटॉमिक मास नंबर ऊपर का होता है तो ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब प्रोटॉन क्या होता है मेरे एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो यहां पे आ जाएगा 11, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8।
अच्छा, एक और नोटिस करने वाली बात क्या कि जितने भी एटम है सब क्या है, न्यूट्रल एटम है। क्योंकि अगर चार्ज एटम होता तब इलेक्ट्रॉन चेंजेस होता है। जैसे भी न्यूट्रल एटम रहेगा तब तो उसका प्रोटॉन के बराबर ही रहेगा, लेकिन अगर पॉजिटिवली चार्ज रहेगा मतलब उसमें से उतना इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी क्या होंगे, चेंज होंगे। क्लियर है? तो जरूरी नहीं कि हर किसी स्पीसीज में मेरा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम ही हो। अगर आपका न्यूट्रल एटम है तब तो सेम रहेगा, लेकिन अगर पॉजिटिवली चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से कम रहेगा, निगेटिवली चार्ज अगर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा रहेगा। ठीक है? तो यहां पे भी न्यूट्रल है तो कोई टेंशन नहीं, तो ये हो जाएगा 11, ये हो गया 6 और ये हो गया 8। अब न्यूट्रॉन क्या होता है भाई, तो ये होता है a माइनस जेड। तो 23 माइनस 11 कितना हो गया, 12। 12 माइनस 6 कितना हो गया बच्चों, 6। और यहां पे क्या आ गया, ये 8 हो गया। ठीक है? तो ऐसे कभी कभी एकदम छोटे से पपलू क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है। जैसे अभी देखो यहां पे मैंने लिख दिया, ये सोडियम ले लिया, बट इसका पॉजिटिव चार्ज मैंने लिख दिया। अब सोडियम का पॉजिटिव चार्ज लिख दिया बच्चों, तो इसका तो चलो क्लियर है कि भाई एटॉमिक नंबर तो क्या रहने वाला है, 11 ही रहने वाला है। एटॉमिक मास नंबर 23 ही रहेगा। प्रोटॉन लेकिन मेरा यहां पे 11 रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन को जरा ध्यान देना, क्या मैं इलेक्ट्रॉन 11 लिखूंगा? नहीं, क्योंकि सर यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो मेरा इलेक्ट्रॉन जो है उतना कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10। अब अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस जेड। तो z को अपन कंसिडरेशन में ले लेंगे तो यहां पे हो जाएगा 23 माइनस 11 दैट इज 12। तो यहां पे देखिए नॉर्मल वाले एटम में और न्यूट्रल वाले एटम में और चार्ज वाले एटम में देखिए फर्क है। न्यूट्रल वाले एटम में आपका इलेक्ट्रॉन भी 11 था, लेकिन यहां पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, कम हो गया। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन कम होते जाएगा, और जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज रहेगा उतना चार्ज बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब आ जाते हैं अगले पार्ट पे। तो अगला पार्ट बहुत ही इजी है, हमारे पास डेफिनेशंस आ जाते हैं जैसे आइसोटोप्स। ठीक है? आइसो का मतलब सेम होता है, ठीक है, और टोप्स मतलब क्या रहेगा, इनके पास कुछ तो सिमिलरिटी रहेगा, तो इसकी सबसे आइसो बोला है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं हमारे पास बच्चों, दीज आर द स्पीसीज, these are the species which has same number of these are the species which have same atomic number but different एटॉमिक मास नंबर। मतलब इनका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। बच्चों अगर एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है मतलब इनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तो कोई डिफरेंस चेंजेस वगैरह होने वाला नहीं, लेकिन डिफरेंस किसके वजह से आएगा, न्यूट्रॉन के वजह से आएगा। क्योंकि यहां पे इनके एटॉमिक मास अलग है, तो यहां पे न्यूट्रॉन कहीं ना कहीं और डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है? जैसे अभी मेरे पास एग्जाम्पल में अगर मैंने कार्बन ले लिया, ठीक है, तो कार्बन के यहां पे मैंने आइसोटोप ले लिए 12, 6, यहां पे दिया हुआ है एक का और एक का दिया है 14, 6। तो अगर आप नोटिस करते हो बच्चों अगर नोटिस करते हो तो यहां पे एटॉमिक नंबर क्या है, इसका 6 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन अगर आप एटॉमिक मास नंबर देखते हो तो इसका कितना है, 12 है, इसका कितना है, 14 है। ठीक है? तो एटॉमिक मास क्या क्या है, अलग अलग है। ओके बच्चों, एक और एग्जांपल ले सकते हैं अपन ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के तो हमारे पास 3 आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। ठीक है? इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, 8, 8। तो अभी नोटिस करोगे तो अगेन इसके केस में भी क्या हो जा रहा है बच्चों कि इनके एटॉमिक नंबर तो 8, 8, 8 हैं, लेकिन एटॉमिक मास नंबर कितने हैं, 16, 17 और 18। तो ये चीज अपने ध्यान में यहां पे रखना रहेगा। क्लियर है बच्चों? इवन ये आइसोटोप का ही एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अभी देखो
मैंने बताया कि भाई सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40 होता है। तो ये सब चीजें तो मैंने बोला, लेकिन आप क्लोरीन का अगर एटॉमिक मास देखते हो तो उसका कितना होता है एटॉमिक मास, 35.5। जबकि एटॉमिक मास क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो भाई यहां पे तो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन में आने का मतलब थोड़ी ना कि उसमें न्यूट्रॉन कटिंग करके लिया रहेगा। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो एक्चुअली हम लोग जो एटॉमिक मास लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, एवरेज एटॉमिक मास लिखते हैं। अभी ये एवरेज एटॉमिक मास क्या है उसको देख लेते हैं, है ना। तो देखिए हमारे पास जितने भी मटेरियल होते हैं ना वो नेचर में कुछ परसेंटेज में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब आइसोटोप्स अगर है तो जरूरी थोड़ी ना कि हर आइसोटोप्स 100 में से 50-50 रहेगा, 2 रहेगा तो 30-40 रहेगा, ऐसा नहीं है। हर किसी का परसेंटेज अलग अलग होता है। जैसे क्लोरीन के कितने होते हैं, हमारे पास 2 आइसोटोप्स होते हैं, आइडियली तो 3 होते हैं, तीसरे वाले को इतना कंसिडरेशन में लेते हैं। तो क्लोरीन का एक 35 होता है और एक क्या होता है, 37 होता है। तो 35 आइसोटोप नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, दैट इज 75%, और 37 जो होता है वो 25%। बाकी जो है थोड़ा बहुत पाया जाता है, तो मतलब पॉइंट्स में डिफरेंस रहता है। बट अपन आइडियली अगर 2 लेते हैं तो एक को 75 और एक को 25 दे सकते हैं, ठीक है। तो अदरवाइज क्या हो जाता था कि भाई एटॉमिक मास अगर दिखते तो उसका फिर 35 और एक 37 है, तो मैंने बोला चलो सर अपन एवरेज ले लेंगे। सर अभी एवरेज अगर लेते हैं तो 35 और 37 का तो एवरेज 36 होता है ना, तो यहाँ पे 35.5 कैसे आ रहा है। तो एक्चुअली बच्चों हम लोग एवरेज अपने हिसाब से नहीं लेते। हम लोग जो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि जितना भी मटेरियल रहेगा डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ द पर्सन होता है ना। लेकिन यहां पे अगर आप बात करते हो तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास जो रहता है, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास। तो देखिए बच्चों, एवरेज एटॉमिक मास जो होता है इट इज समेशन ऑफ आइसोटोपिक मास इनटू परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है। समेशन मतलब जितना भी आइसोटोपिक मास, जितना भी परसेंटेज रहेगा सबको क्या करेंगे अपन, ऐड करते जाएंगे। जैसे अभी यहां पे मैंने बोल दिया कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन having isotopic mass 35 and 37 with परसेंटेज अबंडेंस। कभी कभी बच्चों अबंडेंस की जगह ऑकरेंस भी यूज कर सकता है। अबंडेंस 75% एंड 25% रिस्पेक्टिवली, ऐसा अपने को दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, क्लोरीन का एक जो 35 आइसोटोप है उसका परसेंटेज कितना है, 75, और क्लोरीन का जो 37 वाला आइसोटोप है इसका परसेंटेज कितना है, 25, ठीक है। तो अब अगर मैं निकालता हूं इसका एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, समेशन ऑफ परसेंटेज अबंडेंस, क्या हो जाता है, परसेंटेज अबंडेंस इनटू आइसोटोपिक मास अपॉन 100। तो अभी क्लोरीन में देखिए एक का परसेंटेज अबंडेंस कितना है, 75, उसका आइसोटोपिक मास 35 है ना। इसका कितना आ जाता है अपने पास, 37, और ये क्या हो जाता है 25 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो 35 का 3 टाइम्स कितना होता है, 105, 105 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 52.5, 52.5 का आधा कितना हो जाएगा, 26.25,
तो इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 2625। ठीक है, 37 का हाफ कितना होता है? नहीं बताओगे, नाराज हो? कितना आ जाएगा? 18.5। 18.5 का हाफ कितना हो जाएगा? 9.25। तो ये हो जाएगा 925 डिवाइडेड बाय 100। अब बच्चों ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3550 अपॉन 100। तो कितना आ जाएगा? 35.5। ठीक है, तो और उसका जैसे एटॉमिक मास वगैरह के लिए यूनिट क्या यूज करते हैं अपन? AMU यूज कर सकते हो, ये भी चलता है, या फिर अगर अपने को दिया हुआ है तो मोल के हिसाब से देखा तो ग्राम पर मोल वगैरह दे सकता है। क्लियर है बच्चों? तो हमने यहां पे भी सीख लिया, आइसोटोप सीख लिया, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर ठीक लिया। ठीक है, तो अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट, दैट इज आइसोबार्स। बार बार हो ऐसा हो गया ना, आइसोबार्स। तो अब पिछली बार क्या था? एटॉमिक नंबर हमारा सेम था, एटॉमिक मास डिफरेंट था। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट रहेगा ही। ठीक है, दिखते सेम सेम बट डिफरेंट वैसा। तो अभी एक जगह एटॉमिक नंबर अपना सेम था, एटॉमिक मास अलग था, तो अब क्या हो जाएगा अपने पास? एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा और एटॉमिक मास सेम रहेगा। क्लियर है? ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा? ऐसा स्वाइप हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में क्या रहेगा हमारे पास? दीज आर द स्पीसीज, these are the species which has same atomic mass number। ध्यान देना बच्चों, atomic mass number but different atomic number। इनका एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल स्टैंडर्ड अगर लेते हो तो यहां पे आ जाता है आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर 18, 19, 20। इनका एटॉमिक मास नंबर 40, 40, 40। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर लेकिन आर्गन का तो हमने एटॉमिक मास देखा हुआ है कितना, अभी यहाँ पे 18 है तो हमने 38 के आसपास देखा है या 39 के आसपास देखा हुआ है। तो अगेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है? हम लोगों ने उसका एक्चुअल आर्गन नहीं यूज कर रहे हैं, एक्चुअल पोटेशियम नहीं यूज कर रहे, बिकॉज एक्चुअल पोटेशियम का एटॉमिक मास अपन क्या लिखते हैं? 39 लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? उसका एक पर्टिकुलर आइसोटोप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आइसोटोप यूज करें तो आइसोटोप्स को हम लोग ने मतलब पोटेशियम का एक मैंने आइसोटोप उठा लिया है जो कैल्शियम के नॉर्मल एटम से कंपेयर किया है, सो एज टू मेक श्योर कि उनका एटॉमिक मासेस क्या हो? सेम। क्लियर है? तो यहां पे देखिए एटॉमिक नंबर जो रहेगा इनका 18, 19, 20, लेकिन एटॉमिक मास नंबर कितना है बच्चों? 40, 40, 40। तो वी आर यूजिंग व्हाइल राइटिंग द एग्जांपल ऑफ आइसोबार्स जस्ट टू मेक द एटॉमिक मासेस सिमिलर। हम लोग उनके आइसोटोप्स वगैरह के भी मिक्सचर में ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि अपन स्टैंडर्ड वाला ही यूज करें। क्लियर है? अब आ जाता है नेक्स्ट, दैट इज आइसोटोन्स। ठीक है, तो भाई यहां पे अभी एटॉमिक नंबर सेम हो गया, एटॉमिक मास अलग हो गया, एटॉमिक मास सेम हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। तो अब आ जाता है आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं? दीज आर द स्पीसीज which has same number of न्यूट्रॉन। तो इनके न्यूट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर अपने पास 2-3 स्पीसीज दिया है और अगर उनके न्यूट्रॉन सेम है, न्यूट्रॉन सेम है मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर सेम है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स बोलते हैं। तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल में आपने ले लिया बोरॉन और कार्बन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक मास 11, इसका एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। तो अब देखो एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 5, 6। एटॉमिक मास नंबर क्या हो गया? 11, 12।
तो यहाँ पे न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, A माइनस जेड। तो 11 माइनस 5 कितना हो गया 6, 12 माइनस 6 कितना हो गया 6। तो अब अगर आप नोटिस करते हो बच्चों, तो यहां पे आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है। अगर न्यूट्रॉन सेम रहेंगे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। ठीक है, अब आ जाता है अपना लास्ट डेफिनेशन इसमें का, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो। एक्चुअली बराबर वर्ड रहेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब यहां से थोड़ी चीजें क्लियर हो जाए। जैसे भी आइसोटोन्स में क्या था, हमारे न्यूट्रॉन सेम थे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब नाम से ही समझ में आता है। आइसो मतलब क्या होता है, सेम, और इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स ही रहेगा, है ना। तो आइसो इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या रहेगा, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दीज आर द स्पीसीज which has similar number of electron। बच्चों देखो अगेन, हम लोगों को कुछ कुछ कंसिडरेशन ऐसा करना पड़ता है कि जहां पे हम लोग जरूरी नहीं कि न्यूट्रल स्पीसीज यूज करें, चार्ज वाले स्पीसीज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अभी आपने नियॉन ले लिया, यहां पे मैंने ले लिया सोडियम प्लस, फिर यहां पे ले लिया सोडियम के बाजू में आ गया मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम कितना हो गया +3। ठीक है, इसके पहले क्या आ जाएगा आपका फ्लोरीन माइनस, यहां पे अगर अपन लेते हैं ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन चाहिए तो -3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप नोटिस करते हो यहां पे, तो इनके एटॉमिक नंबर अलग अलग है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, यहां पे अपन इलेक्ट्रॉन वाला अगर कंसीडर करते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकते हो या नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हो। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या रहता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। लेकिन बच्चों अगर अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का, तो जब मेरे पास निगेटिव चार्ज रहेगा तो जितना भी निगेटिव चार्ज रहेगा वो क्या होता है, उसमें ऐड होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 7 + 3 कितनी साले 10, 8 + 2 कितना हो गया 10, 9 + 1 कितना हो गया 10, यहां पे भी 10। देन यहां पे पॉजिटिव चार्ज जब आएगा तो उसमें से क्या करोगे, माइनस। तो 11 - 1 10, 12 - 2 10, 13 - 10। तो अगर आप नोटिस करते हो तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन के नंबर सबके क्या हैं, 10 10 10, मतलब सेम। अब सेम होने की वजह से उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो हमने आज एकदम बेसिक सा टॉपिक्स किया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में हमने एवरेज एटॉमिक मास का भी कॉन्सेप्ट कर लिया, देन आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आई होप एवरीवन एंजॉयड दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।